गुड इवनिंग बच्चों। आगे सब बच्चे। हम्म। तो बच्चों, जो लास्ट क्लास से पढ़ा था बेटा उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया आप लोगों ने। उसमें कहीं कोई डाउट हो तो बेटा उसको ग्रुप में आपको पूछना है ना। और बेटा आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई भी एक स्टूडेंट फटाफट अपना ऑडियो ऑन करके बताओ बेटा, आवाज़ क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है बिल्कुल? तो फिर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे उसके आगे की जर्नी। अब एनीवन? तो बेटा फटाफट अपना ऑडियो ऑन करके बता दो, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना? अ, बेटा आवाज़ आ रही है ना? हम्म। बेटा आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई एक स्टूडेंट फटाफट अपना ऑडियो ऑन करो और बताओ बेटा आवाज़ आ रही है कि नहीं? यस सर, आवाज आ रही है। फाइन फाइन फाइन। क्योंकि बेटा बीच में एक क्लास में ले रहा था, उसमें क्लास करीब 15-20 मिनट चल गई, तब पता चला कि वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी। चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन बेटा काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन एक्सेट्रा। उसमें बेटा एक कंसेप्ट बता करके फिर हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था वॉल्यूम एक्सपेंशन का, V इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अच्छा, इससे पहले बेटा हम लोग जितनी बातें कर रहे थे वो सॉलिड्स की थी। ये जो फॉर्मूला है यानी एरिया और लेंथ की बात जो हो रही थी बेटा, वो सॉलिड्स की थी। वॉल्यूम्स वाली जो बात होती है या कह लें वॉल्यूम एक्सपेंशन की जो बात होती है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए वैलिड होती है। यानी ये जो फॉर्मूला है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे चल सकता है। लिक्विड और गैस के लिए एरियल एक्सपेंशन या लेंथ एक्सपेंशन की बात नहीं की जाती, लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात तीनों के लिए की जाती है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, पहली बात तो ये कि ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। दूसरी बात बेटा, जो अगर कहीं कंपैरिजन की जरूरत पड़े तो गामा ऑफ गैस इज मोर देन गामा ऑफ लिक्विड, इट इज मोर देन गामा ऑफ सॉलिड। इस कंसेप्ट पर आप देखोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं जहां आपको इनको कंपेयर करने की जरूरत पड़ जाएगी। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि अपने पास कोई कंटेनर है और उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा? क्या असर आएगा लेवल ऑफ लिक्विड पर? ठीक है। तो बेटा एक कंटेनर है, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक कोई मेटल का बना हुआ कंटेनर है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब अगर इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो जहां पे पानी टच कर रहा है, या ये कह लो ये जो लेवल है, इस पर क्या असर पड़ेगा, ये पूछा गया। तो बेटा क्या काम करोगे इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोल रहा, यानी उसने गामा के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो आप यही केस लोगे। क्योंकि होगा क्या, जब आप हीट करोगे तो लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा और सॉलिड भी एक्सपेंड करेगा। लेकिन लिक्विड का एक्सपेंशन चूंकि सॉलिड से ज़्यादा होता है इन जनरल, तो अगर ऐसा हुआ तो लिक्विड ज़्यादा फैल जाएगा इन कंपैरिजन टू कंटेनर। तो इसका मतलब इस कंडीशन में लेवल इंक्रीज करेगा, यानी पानी का जो स्तर है कंटेनर के अंदर वो बढ़ जाएगा। हाँ, इसमें एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। वो कहे कि भाई लिक्विड और सॉलिड दोनों का जो एक्सपेंशन है वो एक जैसा है। तो बेटा उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में क्या करोगे? अगर इन केस एग्जामिनर कहते हैं कि दोनों इक्वल, इसका मतलब क्या कि जितना लिक्विड एक्सपेंड किया उतना ही सॉलिड, उतना ही कंटेनर भी एक्सपेंड कर गया, तो उस केस में लेवल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेवल सेम रह जाएगा। और अगर एग्जामिनर ये कह दे कि लिक्विड का एक्सपेंशन कम है सॉलिड से, बेटा जनरल केस तो ये है ऊपर वाला, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एक ऐसा एग्जाम्पल बना दे, एक ऐसा थ्योरेटिकल केस ले ले कि जो सॉलिड है जिस बर्तन में रखा है उसका एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो सॉलिड ज़्यादा हो फैल गया इन कंपैरिजन टू लिक्विड, तो उस केस में लेवल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बेटा इस पर देखोगे तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। कोई डाउट इस पे? इसी में बेटा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया है
कि जो बायंट फोर्स होती है उस पर क्या असर पड़ता है टेम्परेचर बढ़ने का। न्यूटन्स लॉ का कंसेप्ट है, हम लोगों ने उसमें पढ़ा भी था। सपोज हमारे पास एक बॉल है, कोई सॉलिड बॉल है, और उसको हमने लिक्विड के अंदर डुबाया हुआ है। अब क्या होगा भाई, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा और ये बॉल भी एक्सपेंड करेगी। अब करना क्या है, इस कंडीशन में बायंट फोर्स पर क्या असर पड़ेगा हमें ये बताना है। तो इनिशियली बायंट फोर्स कितने की रही होगी बेटा? बायंट फोर्स होती क्या है, वॉल्यूम सॉलिड का कितना लिक्विड के अंदर है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, यही होता है ना। अब जब आप इसको हीट कर दोगे तो नई बायंट फोर्स कैसे निकालोगे? वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा तो ये 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड इंटू डेल्टा टी ये हो जाएगा। डेंसिटी को जरा अलग से समझ लेते हैं बेटा। डेंसिटी होती क्या है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी को आप कहते हो मास अपॉन वॉल्यूम, तो बेटा इसका मतलब क्या निकला, ये मास पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर ये इनिशियल कंडीशन है, बल्कि उसको अलग बना लेते हैं। सपोज ये अपने पास रो नॉट हो तो ये वी नॉट हो जाएगा। तो फाइनल डेंसिटी यानी टेम्परेचर बढ़ने पर ये कितना होगा, वी नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। और बेटा इसको आप क्या कह सकते हो, रो नॉट अपॉन, बेटा इसको अगर आप रो नॉट से रिप्लेस कर रहे हो तो 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। इसका मतलब क्या निकला कि जो डेंसिटी है लिक्विड की वो हो जाएगी कितनी, रो बाय 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि टेम्परेचर के बढ़ने पर डेंसिटी घटेगी। और बात लॉजिकल भी है, क्योंकि मास पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं। तो बेटा अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब डेंसिटी को घटना चाहिए। तो इसको अगर आप अब रिलेट कर लो तो वी रो जी, इसको आप बी नॉट कह सकते हो। तो आपके पास एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। अब ये चीज बेटा अगर आपको एक बार क्लियर हो जाए तो फिर इस पर आप अपने आप भी दिमाग चला सकते हो कि क्या असर पड़ना चाहिए टेम्परेचर के बढ़ने का। अब इसमें पहले हम जनरल केस की बात कर लें कि बेटा लिक्विड का एक्सपेंशन सॉलिड से ज़्यादा होता है। अब अगर लिक्विड का एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया तो मतलब ये डिनोमिनेटर ज़्यादा है बेटा। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, बायंट फोर्स बढ़ी या घटी? बेटा बायंट फोर्स पर क्या असर पड़ा, बी इक्वल टू, जैसे ये वैल्यू अगर सपोज 0.9 आ गई, 0.8 आ गई, तो बी इक्वल टू 0.8 बी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, बायंट फोर्स घट गई। यानी बायंट फोर्स क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो बी इज लेस देन बी नॉट। फिर समझो बेटा इस बात को, लिक्विड का एक्सपेंशन ज़्यादा, सॉलिड का कम। तो डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा है तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब एग्जांपल के तौर पे कह लो आप कि बी इक्वल टू 0.8 बी नॉट आ गया, तो इसका मतलब बी बी नॉट से छोटा हो गया। इसका मतलब बायंट फोर्स डिक्रीज कर गई। इस बात को बेटा आप ऐसे भी कह सकते हो कि बायंट फोर्स घट गई, डिक्रीज कर गई। अब इसी का अगला केस बन सकता है, एग्जामिनर कहे कि भाई हमने ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे लिक्विड में डुबाया है जिसकी की गामा वैल्यू एक्सपेंशन लिक्विड और सॉलिड दोनों का सेम है। तो अगर ये ऐसा हो गया तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। इसका मतलब तब बायंट फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बायंट फोर्स सेम रह जाएगी। और अगर एग्जामिनर कह दे इसका अपोजिट केस, इसका तीसरा और आखिरी केस, कि भाई हमने एक ऐसा सॉलिड लिया है जिसका एक्सपेंशन लिक्विड से ज़्यादा होता है। अब ऑब्वियसली बेटा थ्योरेटिकल कंडीशन है, अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा तो आप यही मान के चलना कि वो जनरल केस है, और जनरल केस में लिक्विड का एक्सपेंशन सॉलिड से ज़्यादा होता है। अगर हाँ, अब एग्जामिनर अगर कोई एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फ्रेम कर ले तो उसमें आप ये कंसेप्ट यूज़ कर लेना। तो अब इस केस में क्या होना चाहिए बेटा, सीधी सी बात है, ये वैल्यू बड़ी हो गई। तो ये वैल्यू जब बड़ी हो गई तो इसका मतलब बायंट फोर्स इनिशियल बायंट फोर्स से ज़्यादा है, या आप ये कह लो कि बायंट फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। बेटा इस पर अभी तक आप देखोगे तो कई बार जेई में, नीट में इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब इस पे लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटा, एग्जाम में कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जो चीज़ पहले उन्होंने थ्योरेटिकल में ऑलरेडी पूछी हुई है
उसी को वो न्यूमेरिकल में पूछ ले रहे हैं, थोड़ा डाटा इधर उधर करके। तो जैसे इस पर एग्जामिनर डाटा रख के एग्जैक्ट न्यूमेरिकल भी बना सकता है। वो आपको सॉलिड और लिक्विड का, यानी जो बॉल है और जो लिक्विड है उसका गामा दे दे, और उसके बाद आपसे बाइंड फोर्स को एग्जैक्ट वैल्यू मांग ले कि अगर ये 10 न्यूटन था तो ये बताओ कितना होगा। तो बेटा ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, बोलो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछो। चलो तो बेटा फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन बेटा कवर किया। अब बढ़ते हैं हीट को मेजर करने वाली यूनिट पर, कैलोरी मीटरी पर। शब्द को बेटा अगर आप दो हिस्सों में तोड़ दो तो ये शब्द अपने आप को खुद भी एक्सप्लेन कर रहा है, कैलोरी मीटरी। कैलोरी यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो हीट के लिए, और मीटरी यानी उसको मेजर करने वाली बात। तो कैलोरी बेटा, इससे पहले हम लोग इस टॉपिक पे आगे बढ़े, सबसे पहले समझेंगे कैलोरी होता क्या है। हीट की अलग अलग यूनिट्स हैं, है ना। जैसे जैसे आप देखोगे तो मैकेनिक्स में जो ज़्यादा कन्वीनियंट यूनिट है वो है जूल। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, वहाँ कौन सी यूनिट ज़्यादा कन्वीनियंट थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीट का जो ये सब पोर्शन है इसमें ज़्यादा कन्वीनियंट यूनिट कौन सी है? कैलोरी। तो कैलोरी का जूल के साथ में रिलेशन क्या होता है और कैलोरी होती क्या है, आप चेक करके देखना। जेई मेंस में एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कैलोरी को आप डिफाइन कैसे करते हो, और उसमें 4 ऑप्शन बना के पूछ लिया गया। तो एक कैलोरी क्या होती है? एक कैलोरी होती है 1 ग्राम पानी आप लो, उसका टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप हीट करो। कितने प्रेशर में? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। सो दिस इज कॉल्ड 1 कैलोरी, यानी 1 कैलोरी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जूल के साथ क्या रिलेशन है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 होता है, लेकिन उसको 1.8 ही ले लेते हैं, 4.18 जूल। और बल्कि बेटा ऑब्जेक्टिव्स में तो आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो, आप उसे 4.2 जूल लेके चल सकते हो। ऑब्वियसली जो आपका आंसर आएगा वो उसी के क्लोज आएगा। तो आपको वो जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से ही तो चुनना होता है कौन सा बेस्ट पॉसिबल है। तो जो उसके क्लोजेस्ट होगा उसको आप चुन सकते हो। तो ये होता है अपने पास में कैलोरी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो कैलोरी का जूल में कन्वर्जन। कैसे डिफाइन करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी को? बेटा हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे। सी से ये होता क्या है? हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी सब्सटेंस को आपने लिया, कोई सब्सटेंस, मान लो आपने लोहे का टुकड़ा लिया 5 किलो का, आपने कॉपर का टुकड़ा लिया 10 किलो का, आपने पानी लिया 5 किलो, एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें हो सकती है यहाँ पे। उसको लिया और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ गई? दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास और गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसा बेटा एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर का चेंज आप चाहे सेल्सियस में लो, चाहे आप उसको केल्विन में लो, किसी में भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर का चेंज हर सिस्टम ऑफ यूनिट में एक जैसा रहता है। तो हीट कैपेसिटी की बेटा एसआई सिस्टम में बात करें तो ये हो जाएगा जूल, और ये टेम्परेचर का चेंज केल्विन, यानी जूल पर केल्विन। लेकिन जो कन्वीनियंट यूनिट है जो आपको ज़्यादा मिलेगी इस चैप्टर में, वो मिलेगी कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वो अलग अलग वैल्यूज एग्जामिनर ले सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब इसी चीज को जब आप मास से डिवाइड कर देते हो, सो दिस बिकम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा, इसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हो। ये क्या है? यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी आप हीट कैपेसिटी बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की आप देखोगे तो एक यूनिट ये भी होती है, या एक डेफिनेशन ये भी होती है, कह लें कि इट इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो सी को आप एम से डिवाइड कर दोगे, या कह लो क्यू इक्वल टू एम डेल्टा टी। ये फॉर्मूला अपने पास स्पेसिफिक हीट का आ गया। बात कर ले अगर इसमें यूनिट की, तो बेटा एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा? जूल।
पर मास को बेटा आप किस में लोगे, किलोग्राम में। टेम्परेचर चेंज किस में लोगे, केल्विन में। लेकिन अगेन ज़्यादा कन्वीनियंट यूनिट ये नहीं है, तो ज़्यादा कन्वीनियंट यूनिट कौन है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बेटा फिर वो वही बात कि टेम्परेचर का चेंज आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लो, वो एक समान रहता है, वो एक जैसा रहता है। ठीक है, अब आप में से कोई फटाफट बताए, म्यूट करो अपने आप को और बताओ कि हीट कैपेसिटी और हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे, इनमें कोई डिफरेंस है क्या, किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि बेटा इस पर भी देखोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ये किस पे डिपेंड करेगा और ये किस पे डिपेंड करेगा। आपके सामने रिलेशन है, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू। हीट कैपेसिटी बेटा ये मटेरियल पे भी डिपेंड करती है और मास पे भी डिपेंड करती है। यानी हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ मटेरियल एंड मास। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ये मास और मटेरियल दोनों पे डिपेंड करेगी। ये डिपेंड करेगी सिर्फ मटेरियल पे, ये मास से इंडिपेंडेंट है। इसको उठा के ऊपर ले आओगे तो यहीं से तुम्हें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाएगा, Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ अपने पास, उसका मास हुआ अपने पास, तो कितने हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, हमें वो फॉर्मूला मिल गया। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई क्वेश्चन। चलो बेटा फिर इसको लेके चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पर, क्वेश्चन पर। सपोज अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है 40 ग्राम और उसको 4 डिग्री सेल्सियस हीट करने के लिए 100 कैलोरी की एनर्जी लगती है। चलो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन। इट रिक्वायर्स 100 कैलोरीज टू हीट 40 ग्राम मास बाय 4 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है, फाइंड हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 100 कैलोरी की एनर्जी लगी है, कितना टेम्परेचर बढ़ाने में, 4। तो बेटा इसका मतलब ये 25 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस ये अपने पास में हीट कैपेसिटी आ गई इसकी। अब इसमें कुछ नहीं बचा, जब आपने हीट कैपेसिटी को निकाल ही लिया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना कौन सी बड़ी बात है। बेटा हीट कैपेसिटी को आप मास से डिवाइड कर दो, तो ये आपको मिल गया कितना भाई, 5 से काट देते हैं तो ये मिल गया अपने को 5/8 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। बहुत इजी है, सिर्फ आपने डाटा यूज किया, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिंपल आपने फॉर्मूला यूज किया। बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये आपको याद होना चाहिए। कोई कई बार एग्जामिनर इसका डाटा आपको नहीं देता, वो ये वैल्यू आपको नहीं देगा, वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप इसको जानोगे। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो भी कह लो आप, इसकी जरूरत पड़ती है। अगर एक यूनिट आपको ध्यान रहे तो जरूरत पड़ने पर आप बाकी यूनिट्स अपने आप बना लोगे। अगर आपको ये पता है कि ये 1 कैलोरी है, तो कैलोरी को अगर आप कन्वर्ट कर दो जूल में, तो क्या इसी को 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। और अगर ये क्लियर हो गया तो बेटा ग्राम को अगर आप किलोग्राम कर दो 10⁻³ और उसको ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर एक फॉर्मूला ध्यान रहे, एक यूनिट ध्यान रहे, तो जरूरत पड़ने पर आप बाकियों को निकाल लोगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। और बेटा अगर इन केस आपको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ा तो आप वो भी कर लोगे। क्या किया आपने, बेटा कैलोरी को आपने जूल में कन्वर्ट किया तो ये 4.2 आ गया। इन जनरल जो जरूरत पड़ती है तो वो जूल की किलोग्राम के साथ पड़ती है। तो अगर कहीं जूल का यूज कर रहा होगा क्वेश्चन, तो इन जनरल उसमें 4200 चलेगा, और नहीं तो उसमें स्पेसिफिक हीट अगर कैलोरी से टर्म्स में चल रही है तो 1 चलेगा। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जामिनर इसको देता नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलो जरा इसका यूज कर लेते हैं। सपोज अपने को 50 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। बहुत इजी क्वेश्चन। सपोज हमारे पास 50 ग्राम वाटर है और उसको 10 डिग्री सेल्सियस हमें हीट करना है, तो कितने की एनर्जी लगेगी ये हमें निकालना है। तो बेटा हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे ऐसे में,
Q इक्वल टू ms डेल्टा T। तो Q इक्वल टू मास, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर चेंज, इसका मतलब हमें 500 कैलोरीज की एनर्जी लगेगी। इतनी एनर्जी इतने पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें चाहिए। अब इसी में बेटा, अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम किसी बर्तन के अंदर करेंगे, है ना भाई। वाटर को सीधे हीट तो नहीं कर सकते हम, कोई कंटेनर होगा, कोई सब्सटेंस होगा, कोई मटेरियल होगा जिसके अंदर हम उसको रख करके हीट कर रहे होंगे। तो उसका भी अपना एक वाटर इक्विवेलेंट होता है। वो क्या चीज़ होती है, अब जरा इसको समझते हैं इस बात को। कि जैसे अपने पास सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अपने पास 50 ग्राम वाटर है। सपोज अपने पास 50 ग्राम वाटर है और उसे 10 डिग्री सेल्सियस हीट करने के लिए अपने को जो एनर्जी लग गई वो 600 कैलोरी लग गई। तो इस बात को समझते हैं पहले कि हमारे पास 50 ग्राम पानी है किसी कंटेनर के अंदर और हमने पानी को हीट किया 10 डिग्री सेल्सियस और उसके लिए हमें 600 कैलोरी की एनर्जी लग गई। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उस कंटेनर का, उस बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट बेटा ये क्या चीज होती है, जितनी एनर्जी हमारी बर्तन गर्म करने में लगी उतनी एनर्जी से हम कितना पानी और गर्म कर लेते, ये इसका मेजरमेंट होता है। इस बात को अगर हम लोग इस डाटा से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 50 ग्राम वाटर है, 10 डिग्री सेल्सियस हीट किया, लेकिन एनर्जी लगी है 600 कैलोरी। अब जरा देखते हैं 50 ग्राम वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए कितने की थी। हमें तो 500 कैलोरी की एनर्जी चाहिए थी, जैसा पिछला क्वेश्चन था, लेकिन लगा कितना है, 600 कैलोरी लगा है। इसका मतलब क्या निकला कि 600 माइनस 500 यानी 100 कैलोरी की जो एनर्जी लगी वो किस में लगी है, वो बर्तन को गर्म करने में लगी है, वो जो कंटेनर है उसको हीट करने में लगी है। तो क्वेश्चन मांग रहा है वाटर इक्विवेलेंट। बेटा वाटर इक्विवेलेंट क्या करोगे, इतनी एनर्जी से यानी जो एनर्जी लगी वाटर को नहीं बर्तन को हीट करने में, उतनी एनर्जी से हम कितना पानी और गर्म कर लेते। यानी अगर हम कह दें पानी का मास m, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर चेंज 10, तो इसका मतलब मास कितना आ गया 10 ग्राम। बेटा इसका मतलब हुआ प्रैक्टिकली हमने 50 प्लस 10 यानी 60 ग्राम वाटर को हीट किया है। यानी अगर एग्जामिनर किसी क्वेश्चन में आपको वाटर इक्विवेलेंट दे दे तो बेटा आप ये समझ जाना कि आपको उतना पानी एक्स्ट्रा गर्म करना है। वो जो एक्स्ट्रा गर्म करना है वो क्यों, क्योंकि वो जो कंटेनर है वो उतनी एनर्जी ले लेगा पानी को गर्म करने के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में आपने 60 ग्राम वाटर हीट किया है। ये क्लियर हो रहा है। इसी में बोलो बेटा, इतने में कोई डाउट किसी को। इसी में अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बताइए भाई ये जो प्रोसेस है इसकी एफिशिएंसी क्या है, तो बेटा एफिशिएंसी देखो हमेशा क्या होता है, एफिशिएंसी इज ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट। यानी आपने क्या लगाया और क्या पाया। तो आपने जो टोटल एनर्जी लगाई है वो लगाई है 600 कैलोरी की, और आपको जो आउटपुट मिला है भाई बर्तन को गर्म करना तो आपकी मजबूरी है, वो आपका आपका इच्छा नहीं है। बर्तन को गर्म करना आपकी मजबूरी है क्योंकि उसके बगैर आप पानी को गर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपने लगाया है 600 कैलोरी और आपको मिला कितना है 500 कैलोरी। तो बेटा अगर एग्जामिनर फ्रैक्शन में बोले तो ये 5/6 हो जाएगा। अगर एग्जामिनर इसी को परसेंटेज में बोले तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे काट दें भाई इसको, चलो 2 से काट देते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 250/3%। बेटा ये इसकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है ना। ये क्लियर हो रहा है सबको। तो बेटा जो वाटर इक्विवेलेंट है उसका क्या मतलब है ये क्लियर हो रहा है सबको ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर इसका यूज़ कर लेता है तो आप बेटा उसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। एक बार और कर लेते हैं चलो। सपोज अपने पास
100 ग्राम वाटर है, थोड़ा सा चलो चेंज कर लेते हैं डाटा। 100 ग्राम वाटर है और उसे 20 डिग्री सेल्सियस हीट करना है किसी ऐसे बर्तन में जिसका वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम है। तो आपको क्या बताना है, कितने की एनर्जी लगेगी और उसकी एफिशिएंसी सिस्टम की क्या है। बेटा क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम वाटर is to be heated by 20 degree Celsius inside a container of water equivalent 50 ग्राम। तो क्या क्या निकालना है कि कितने की एनर्जी लगेगी और जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी क्या है। बेटा क्या करो ऐसे क्वेश्चन में, 100 ग्राम तो पानी है, 50 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है, तो प्रैक्टिकली आपको 150 ग्राम पानी गर्म करना है। 100 ग्राम पानी एक्चुअल, 50 ग्राम पानी जो बर्तन है उसके इक्विवेलेंट। तो 150, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, टेम्परेचर का चेंज दैट इज 20। बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया 3000 कैलोरी। इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी अपने को। अब रही बात एफिशिएंसी की, बेटा एफिशिएंसी तो वही मतलब निकलेगा फिर से ना, पानी को वास्तव में गर्म करने में आपको कितनी एनर्जी लगी होगी, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। आपको एनर्जी लगी होगी इन एक्चुअल 2000 कैलोरी की सिर्फ उस, और टोटल आपने लगाया है 3000 कैलोरी। तो अगर इसको सीधे हम ले लें परसेंटेज में, तो बेटा ये हो जाएगा कितना, 200 बाय 3%। ये इसकी सिस्टम की एफिशिएंसी है। तो करना क्या है, किसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपको वाटर इक्विवेलेंट दे दे तो बस उसका इतना ही यूज करना है आपको कि उसके उतना मास को आपको एक्स्ट्रा हीट करना है। एनी डाउट, बोलो बच्चों, एनी क्वेश्चन अप टू नाउ। एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बेटा ऐसे बन जाता है कि अपने पास सपोज 200 ग्राम वाटर है और वो है 20 डिग्री सेल्सियस पर। उसमें कितना वाटर, या एक क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं पहले, 200 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर और 50 ग्राम वाटर है 80 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप बताइए इनको मिलाने पर जो कॉमन टेम्परेचर आएगा वाटर का वो क्या आएगा। ठीक बेटा, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये बन जाता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपने 200 ग्राम वाटर लिया है 20 डिग्री सेल्सियस पर और 50 ग्राम वाटर 80 डिग्री पर, तो इन दोनों को मिला दिया। तो क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि बताइए इनका कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। बेटा ऐसे में क्या करोगे, कॉमन टेम्परेचर इनके बीच में ही कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो देगा, जिसके पास एनर्जी कम है वो एनर्जी लेगा। तो इसमें क्या करोगे, 50 ग्राम एस 80, बेटा जो टेम्परेचर होगा वो 80 से कम होगा, और फिर आप इधर इक्वेशन बनाओगे 200 इंटू 1, जो टेम्परेचर होगा वो 20 से ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसा, ये तो एक डेली लाइफ प्रॉब्लम एक तरह से हो गई कि अगर आप थोड़ा ठंडे पानी में गर्म पानी को मिलाओ तो ना तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठंडे जैसा रह जाएगा ना बिल्कुल गर्म जैसा, उसके बीच में कहीं ना कहीं टेम्परेचर आएगा। तो जो हॉट बॉडी है वो एनर्जी देगी, जो कोल्ड बॉडी है वो एनर्जी को लेगी। तो अब आप इसको अगर सॉल्व कर लो बेटा आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपने काट दिया 4, तो कितना आ गया, 80 माइनस टी इक्वल टू, बेटा कैलकुलेशन आप लोग चेक करते जाना, 80 माइनस टी 4t माइनस 80, उसको उठा के इधर ले आओ, तो 160 इक्वल टू 5t। सो t इज 160 बाई 5, दैट इज, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे बनता है जिसमें कि एग्जामिनर आपसे ही पूछ लेता है कि कितने का टेम्परेचर मिलेगा हमें कॉमन सिस्टम का। तो हाई जो हाई टेम्परेचर बॉडी है वो एनर्जी देगी, जिसका टेम्परेचर कम है वो एनर्जी को लेगा। इसी बात को देखोगे तो बेटा एग्जामिनर आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि अपने पास कुछ वाटर है और इसे किसी फिलामेंट से हीट करना है। जैसे वो जो होता है वाटर को हीट करने के लिए जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो यूज़ होता है ना, इमर्शन रॉड, इमर्शन रॉड। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए भाई कितना इमर्शन रॉड का उसको टाइम लगेगा पानी को गर्म करने में। सपोज अपने पास वाटर है सपोज 2 किलोग्राम, और अब करना क्या है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है।
एक ऐसे फिलामेंट को यूज करके जो 1000 वाट का है। बेटा होता है ना जाड़े के मौसम में जो इस्तेमाल किया जाता है, वो थर्मोस जो उसको फिलामेंट होता है ना, उसको लगाया, उसको गर्म किया इमर्शन रॉड को, उसने पानी को, टेम्परेचर पानी का बढ़ा दिया। तो एग्जामिनर बेटा उसी चीज़ को यहाँ पे फ्रेम कर देता है कि एक 1000 वाट का अपने पास ये है फिलामेंट। तो बताइए कितना टाइम समय लगेगा इस 2 किलो पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने के लिए। अब देखो यहाँ पे चल रहा है एसआई सिस्टम। बेटा इसमें आप क्या करोगे, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें जब एसआई सिस्टम चलेगा तो 1000 वाट का फिलामेंट है अपना, इंटू टी, ये क्या चल रहा है, जूल पर सेकेंड। तो अब अपने को जो वैल्यू लेनी पड़ेगी वो जूल्स के टर्म्स में। मास अपने पास किस में है, किलोग्राम में। बेटा तो जो वैल्यू है अपनी स्पेसिफिक हीट की वो है 4.2 जूल पर ग्राम, लेकिन जब उसी को हमने कन्वर्ट किया था तो वो 4200 जूल पर किलोग्राम था। कितना टेम्परेचर हीट करना है, 10। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, कितनी एनर्जी ये फिलामेंट उसको दे रही है, इमर्शन रॉड दे रही है, इनटू टाइम, इसको आप इक्वेट कर देना Q इक्वल टू एम एस डेल्टा। ठीक है, इसके बाद तो इसमें कुछ बचा नहीं, ये तीनों को आप बेटा इधर से उड़ाओ, तो टाइम आ गया आपके पास में कितना, 84 सेकेंड। इन केस इसी में एग्जामिनर आपको ये कह दे कि इसकी एफिशिएंसी 80% है, 60% है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एफिशिएंसी की वैल्यू ले लेना। यानी अगर एग्जामिनर इन केस आपसे ये बोल दे कि भाई इस केस में हमारे पास जो फिलामेंट है वो 80% एफिशिएंसी का है, तो आप क्या करोगे बेटा, हटता ये 1000 की जगह पे आप ले लोगे उसका 80%, 800 इंटू टी, और बाकी ये जो राइट साइड है ये सेम रह जाएगी। तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन की वैरायटी बेटा ऐसे बन जाती है कि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हमने कुछ ऊंचाई से गिराया, तो जब ये नीचे आएगा तो इसका खुद का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा अगर इसकी जो पूरी एनर्जी है उसको हम इस्तेमाल कर लें इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। यानी ऑब्जेक्ट सपोज कोई 2 kg का है और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लो 40 जूल पर किलोग्राम केल्विन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको आपने रिलीज किया है कितने से, 100 मीटर की ऊंचाई से। और क्वेश्चन आपसे ये कहे कि भाई नीचे गिरने पर जो इसकी एनर्जी है, जो नीचे गिरने पर इसकी एनर्जी है, अगर उस टोटल एनर्जी को हम इस्तेमाल कर लें उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में, तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या करोगे इन क्वेश्चंस में, इसकी एनर्जी निकालोगे पहले कि ये कितने का एनर्जी लॉस करेगा। तो मास जी एच, हाँ बेटा इसमें ध्यान देना, अगर एग्जामिनर कह दे कि भाई 40% एनर्जी का यूज करना है तो इसी का 40 ले लेना, एग्जामिनर कहे इसी का 80% करना है तो इसका 80% ले लेना। तो ये हो गया एम जी एच। मास कितना है 2, स्पेसिफिक हीट कितनी है 40, और कितने का टेम्परेचर बढ़ेगा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। बेटा यहाँ से मास तो देख रहे हो आप कैंसिल ही हो जाएगा, तो टेम्परेचर का चेंज आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप काट दो तो बेटा ये कितना मिल गया, यहाँ से काट दो 25 ना, बेटा कैल्शियम ला लेना आप लोग, यस। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 केल्विन। फिर ध्यान रखो टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो एक जैसा होता है, चाहे आप उसको केल्विन में लो चाहे आप उसको सेंटीग्रेड में लो। इसी में एग्जामिनर आपसे ये कह सकता है कि भाई हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया, सपोज इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक 2 किलो का ऑब्जेक्ट था और उसे 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया। अब ऐसे में एग्जामिनर आपको जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी के बारे में नहीं कहेगा, वो ये कहेगा कि भाई इसको आप छोड़ दो, बल्कि चलो अगला क्वेश्चन बना लेते हैं, अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। सपोज अपने पास एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और उसे अपन ने किया क्या, उसे किसी कंटेनर में गिराया, और कितनी ऊंचाई से गिराया, सेम 100 मीटर से। और एग्जामिनर ये कहे कि भाई ये जब जाके पानी में गिरता है तो इसकी टोटल एनर्जी का अगर 80% हम यूज कर लें तो वो जो पानी है उसका टेम्परेचर कितने डिग्री बढ़ा सकते हैं। चलो अब जरा इसको डाटा दे लेते हैं। सपोज एक 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है
और ये जो पानी है सपोज इसका मास है 10 kg। हमें करना क्या है, इसके इसकी जितनी इसकी जो एनर्जी आएगी उसका 80% यूज कर लेना है इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। बेटा इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, इसकी एनर्जी निकालो पहले। तो ये जब नीचे आएगा तो इसकी एनर्जी होगी कितनी, mg/h, ये इसकी एनर्जी होगी। अब इसका 80% लेना है, इसलिए इसे 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गई इसकी एनर्जी कि कितने की एनर्जी ये देगा, ठीक, क्योंकि उसका 80% था। अब इसे बराबर कर दो ms डेल्टा टी के मास स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। बेटा जहां तक चीजें कट सकती हैं काट लो, अदरवाइज उसको हम लोग कैलकुलेशन को स्किप भी कर सकते हैं। ये खैर तो यहाँ से उड़ता दिख रहा है भाई, तो डेल्टा टी अपने पास आ गया बेटा, इधर से अपने पास है ये 1.6/42। बेटा हम लोग इसको इतने पे ही छोड़ लेते हैं, आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो इतना टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। तो मैकेनिक्स के कंसेप्ट का यूज़ कर लेना, एनर्जी का इस्तेमाल किया, जितनी एनर्जी मिली उसका इस्तेमाल किया, यानी उसका यूज़ किया किस चीज़ में, ms डेल्टा टी। ठीक है, तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये बन जाता है। बोलो बेटा यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, यहाँ तक कहीं कोई डाउट है पूछो। एनी डाउट अप टू नाउ? क्या होती है लेटेंट हीट? बेटा ये वो एनर्जी है जो सिस्टम के पास में स्टोर्ड रहती है, ये वो एनर्जी है लेटेंट हीट। यानी जो सिस्टम यूज करता है फेस ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। जैसे अगर गर्मी के मौसम में आपके पास दो ऑप्शंस हो, 0 डिग्री की बर्फ और 0 डिग्री का पानी, तो कौन ज़्यादा ठंडा कर देगा? मान लो आपको किसी पानी के जग में डालना है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 0 डिग्री का पानी भी है, आपके पास 0 डिग्री की बर्फ भी है। कौन पानी को ज़्यादा ठंडा कर देता है? 0 डिग्री की बर्फ। बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि वो लेटेंट हीट को भी ड्रॉ करेगा वाटर से। तो लेटेंट हीट सबसे पहले है क्या, द एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज। अब जैसे आइस, जब वाटर से आइस बनेगी तो सिस्टम एनर्जी को रिलीज करेगा। आइस को वाटर बनाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब ये बातें कॉमन रह जाएंगी, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये किस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। सिमिलरली स्टीम और वाटर वाटर और स्टीम में। तो लेटेंट हीट यानी कितनी एनर्जी पर यूनिट मास आपको देनी पड़ती है फॉर द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। लेटेंट हीट, बेटा दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और जब कोई सिस्टम अपना फेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड यानी आइस मेल्ट करके वाटर बन रहा है, तो बेटा उस समय क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। और बेटा अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो इसका मतलब उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बिकम्स इनफाइनाइट। कैसे हो गया ये? बेटा रटो बातें को, फिजिक्स को बेटा ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। फिजिक्स को रटने की गलती बिल्कुल नहीं, उसको समझ के करो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये इनफाइनाइट कैसे आ गया। फेस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो S = Q/m डेल्टा टी। जब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसका मतलब S हो जाएगा इनफाइनाइट किसी भी इक्वेशन में। डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो मतलब इनफाइनाइट। तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हेंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग द फेस ट्रांसफॉर्मेशन इज इनफाइनाइट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बेटा ये सब डाटा कई बार एग्जामिनर देता है, कई बार नहीं भी देता। आइस वाटर सिस्टम की बात करें तो ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी अगर आप बर्फ को पिघलाना चाहते हो तो 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आपको 80 कैलोरी की ऊर्जा लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास 100 डिग्री पर पानी है तो उसे 540 कैलोरी आपको देना पड़ेगा स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। बेटा यही चीज होती है कि अगर कोई व्यक्ति स्टीम 100 डिग्री के स्टीम के कांटेक्ट में आ जाए या वो 100 डिग्री के उबलते हुए पानी के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो किस स्थिति में उसको ज़्यादा चोट पहुंचती है? जब वो 100 डिग्री के स्टीम के कांटेक्ट में आ जाए।
क्योंकि स्टीम के कांटेक्ट में आने पर वो स्टीम अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो भी दे देती है ना। जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो जो बॉडी है, सेल्स हैं, उनको और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, फ्यूजन यानी सॉलिड आइस टू वाटर या वाटर टू आइस, ये कितने टेम्परेचर पर होना है? 0 डिग्री पर। ये कितने पर होना है? ये होना है 100 डिग्री पर। तो इतना बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आइस वाटर सिस्टम की बात हो गई। ये हो गया वाटर स्टीम सिस्टम, ये होगा 100 डिग्री पर, ये होगा कितने पर? 0 डिग्री पर। तो इस चीज को ध्यान रखना। इतने में कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन? चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अपने पास 10 ग्राम आइस है और वो है -10 डिग्री सेल्सियस पर, और अपने को इसे बनाना है क्या? स्टीम। यानी इसे हमें कन्वर्ट करना है 10 ग्राम स्टीम तक। हम निकालेंगे इसमें हर स्टेप पर कितने कितने की एनर्जी लगेगी और फाइनली टोटल एनर्जी कितने की लगेगी। यानी बेटा अपने को इसी का हम लोग साथ साथ में ग्राफ भी बना देंगे। यानी करना क्या है अपने को? अपने पास बर्फ है और उसे स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो टोटल एनर्जी कितने की लगेगी और किस किस स्टेप में कितने कितने की होगी, ये भी देखेंगे हम लोग साथ साथ। तो शुरू करते हैं। पहले अपने पास बर्फ है बेटा, कितना? -10 पर। तो मान लेते हैं इधर हम लोग टेम्परेचर दिखा लें, तो ये -10 है। तो बेटा अभी क्या है, सॉलिड से, क्योंकि वो आइस -10 पे है। हाँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये कई बार क्वेश्चन चेंज करता है। अदरवाइज अगर ना बोले क्वेश्चन तो इसको वाटर का हाफ ले लेना, यानी इसे 0.5 ग्राम पर गैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड इसको ले लेना। तो पहले काम, आइस -10 से 0 डिग्री तक लेके आते हैं। इसमें कितने की एनर्जी लगेगी? 10 ग्राम आइस 0.5 इंटू -10 से 0 यानी 10, तो कितने की एनर्जी लगी? 50 कैलोरी। ये हो क्या रहा है? अभी फिलहाल सिस्टम किस फॉर्म में है अपने पास? सॉलिड। ठीक। अब अपने पास और एनर्जी कितने की लगाई हम लोगों ने? ये Q1 मतलब 50 कैलोरी। अब क्या है, अपने पास बर्फ है यानी सॉलिड फॉर्म में ही है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अब क्या होगा? अब वो पहले मेल्ट करेगी। तो Q2 यानी 10 × 80, Q=ml। तो ये मेल्ट करेगा। जब मेल्ट करेगा तो ये कितनी की एनर्जी? 800 कैलोरी। इसका मतलब ये ऐसे अभी, अब ये क्या हो रहा है? ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और कितनी की एनर्जी लगी है? Q2। टेम्परेचर कितने पर है? 0 डिग्री पर। अब यहां से क्या होगा भाई? आइस मेल्ट हो चुकी है, वाटर बन चुकी है। अब उसे आप हीट करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाओगे, क्योंकि जो अगला फेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अब आप जब इसको हीट करोगे तो Q=ms∆T। Q=ms∆T, यानी आपको कितने की एनर्जी लगानी पड़ी? 1000 कैलोरी। इसमें क्या हुआ है? ये बेटा ये लिक्विड के फॉर्म में है, यहां ये लिक्विड के फॉर्म में है, और आपको एनर्जी लगानी पड़ी Q3। कहां तक? 100 डिग्री तक पहुंचाने के लिए। अब आपके पास क्या है? लिक्विड है जो कि यानी वाटर है कह लें, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अब इसको आप कन्वर्ट करोगे स्टीम फॉर्म में, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? लेटेंट हीट। Q=ml। कितना? तो बेटा अब अगर फेस की बात की जाए तो इस समय क्या हो रहा है? ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किस में? स्टीम में। स्टीम में, बल्कि इसको स्टीम ऐसे लिख लेते हैं। इसमें कितने की एनर्जी लगाई आपने? इसमें लगाई है ये एनर्जी Q4 की। तो बेटा अगर आप टोटल कर दोगे तो जो टोटल एनर्जी आपको लगानी पड़ी वो मिल जाएगी। बेटा वो कितनी हो गई? 6400, 7200, 7
250। बेटा आपको कैलकुलेशन एक बार मिला लेना, यानी इतनी टोटल एनर्जी आपको लगानी पड़े। ठीक है बेटा, सारे स्टेप्स एक बार फटाफट रिवाइज करो, अगर किसी स्टेप में कहीं कोई डाउट है तो पूछो। बोल बेटा, किसी स्टेप में कहीं कोई डाउट है तो पूछो आप लोग। चलो तो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि जैसे आपने 20 ग्राम वाटर लिया और वो है सपोज 40 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको आपने मिला दिया 40 ग्राम आइस के साथ, और एग्जामिनर आपसे ही पूछता है कि बताइए भाई जो कॉमन टेम्परेचर है वो कितने का, और जो सिस्टम होगा उसमें क्या क्या बचा होगा। यानी एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि 20 ग्राम पानी है 40 डिग्री पर, उसे हमने 40 ग्राम बर्फ के साथ मिला दिया, तो आप बताओ फाइनली टेम्परेचर कितने का होगा और उसमें क्या क्या बचा होगा। कैसे करोगे बेटा? सबसे पहले इसमें यह चेक किया जाता है कि जो हॉट एंड है वो कितने की एनर्जी दे सकता है। अब पानी अगर आपने 40 डिग्री पर मिलाया बर्फ के साथ, तो बेटा पानी के टेम्परेचर के बढ़ने का तो कहीं कोई रीजन ही नहीं है, वो तो नीचे ही आएगा, ठंडा ही होगा, उसके टेम्परेचर के बढ़ने का तो कोई रीजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। तो अगर ये ठंडा होगा तो ये क्या एनर्जी दे सकता है? ये दे सकता है Q इक्वल टू MS डेल्टा टी, यानी 800 कैलोरी। ठीक, पहले ये चेक कर लिया जाता है। फिर ये चेक किया जाता है कि बर्फ को पिघलने के लिए एनर्जी चाहिए कितने की। बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए, क्योंकि बर्फ यानी सॉलिड, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो आप उसको सॉलिड ही मान के चलना। बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए 3200 कैलोरी। अब क्या इतनी एनर्जी उस वाटर के पास है? नहीं है। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि ये पानी पूरा पूरा बर्फ को पिघला नहीं पाएगा, है ना? तो कितनी बर्फ को पिघला पाएगा ये निकाल लो बेटा। इस 800 कैलोरी से कितनी बर्फ पिघल जाएगी? 10 ग्राम पिघल जाएगी, Q इक्वल टू ml। इसका मतलब बर्फ ने डोमिनेट किया है, यानी टेम्परेचर मिक्सचर का क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या क्या बचा है? आइस। बेटा कितना बचा है अपने पास में? 40 ग्राम आइस थी, जिसमें से 10 ग्राम मेल्ट हो गई, यानी 30 ग्राम बचे। अपने पास सिस्टम में वाटर कितने का है? 20 ग्राम पानी पहले से था, 10 ग्राम ये जो बर्फ पिघल के आई है, यानी अब सिस्टम में 30 ग्राम ही वाटर भी है। बेटा जरूरत पड़ने पर या बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये जरूर चेक कर लो कि दोनों का जो टोटल, यानी जो इनिशियल मास और फाइनल मास, ये सेम है कि नहीं है। ये 60 ग्राम, और यस ये इनिशियल भी तो अपने पास और फाइनल वैल्यू 60 ग्राम की है। बोल बेटा इसमें कहीं कोई डाउट? इस तरह के क्वेश्चंस तो हर साल ही आते हैं बेटा। ये जो वैरायटी है क्वेश्चन की, ये तो आप देखोगे ये तो हर साल ही पूछी जाती है। कोई डाउट इस पे? चलो और प्रैक्टिस करो फिर इस पे। चलो अब इसी की तरह स्टीम और वाटर को एक बार ले लेते हैं। सपोज हम लोगों ने 50 ग्राम वाटर लिया है 40 डिग्री सेल्सियस पे, और 40 ग्राम स्टीम लिया है। बेटा स्टीम के बारे में अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो आप यही मान लेना कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। जैसे वाटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप, सॉरी आइस के बारे में, तो आप ये मान लेना कि वो 0 डिग्री पर है। इसी तरह से अगर स्टीम के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप उसको 100 डिग्री मान लेना। अब इसमें दोनों को जब मिलाया गया तो क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि बताइए भाई कॉमन टेम्परेचर कितने का है, और मिक्सचर के में क्या क्या बचा हुआ है। फिर वही काम करो बेटा। अब इसमें देखो तो हॉट एंड कौन है? स्टीम। कोल्ड एंड कौन है? मतलब इनको कंपेयर किया जाए तो कोल्ड एंड कौन है? वाटर। तो वाटर कितने की एनर्जी डिमांड करेगा स्टीम तक आने में? MS डेल्टा टी, 100 माइनस 40 यानी 60। इसका मतलब ये 3000 कैलोरी की एनर्जी डिमांड करेगा। अगर 3000 कैलोरी की एनर्जी मिल जाए तो वाटर 40 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा, है ना?
अब देखो क्या स्टीम के पास ये एनर्जी है। स्टीम अगर कंडेंस हो जाए तो वो 40 ग्राम इंटू 540, तो बेटा ये कितना आ गया, 21,600 कैलोरी। हाँ, तो इतनी एनर्जी है। तो बेटा ये जो एनर्जी है ये तो उसके लिए बहुत कम है। इसका मतलब स्टीम को पूरा पूरा कंडेंस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो डिमांड है वो 21,600 कैलोरी की है, और सॉरी 3,000 कैलोरी की है, और वो देने में सक्षम है 21,600 कैलोरी। तब क्या करेंगे बोलो, इसमें कितने स्टीम को कंडेंस होना पड़ेगा ये निकाल लेना। 3,000 कैलोरी के लिए 540 के हिसाब से बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये बल्कि अगर काट दें यहाँ से तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 150/27, बल्कि और कट सकता है अभी तो, है ना, और काट देते 18, बस 100/18, तो 50/9। बेटा चेक करो तो। हाँ, इसी को हम लोग 50/9 लिख सकते हैं क्या। हाँ, इतना मास, इसका मतलब वो कंडेंस कर जाएगा बेटा, किसका, स्टीम का। अब चूंकि सिस्टम में अभी स्टीम बची हुई है, इसका मतलब सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, 100 केल्विन है। बेटा सिस्टम में बचा क्या क्या है, और ये देखा जाए, स्टीम बचा है कितना बेटा, 40 में से 50/9, इतना तो इसका कंडेंस हो गया, वाटर बन गया। तो इसका मतलब ये 310/9 ग्राम। बेटा ये जो है स्टीम बचा हुआ है। वाटर कितना बचा है, वाटर 40 ग्राम तो पहले ही था, नहीं 50 ग्राम पहले था, वाटर 50 ग्राम पहले था, और 50/9 ये इसमें स्टीम कंडेंस होके आ गया। तो ये कितना मिल गया अपने को, 500/9 ग्राम। बेटा दोनों को टोटल कर लो और चेक करो, आपको 90 मिल रहा है ना। ये 810/9, यस, 90 ग्राम। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई डाउट किसी को। चलो फिर एक काम करते हैं, इन तीनों को मिला लेते हैं एक बार अब, यानी वाटर, आइस, स्टीम, तीनों को मिला लें। सपोज अपने पास 10 ग्राम आइस है, 20 ग्राम वाटर है एट 40 डिग्री सेल्सियस, और 50 ग्राम स्टीम है। चलो बेटा देखो, अब ये सीखते हैं कि अगर तीनों को मिला दिया जाए तो क्या करना है। मतलब हम लोगों ने पहले देख लिया कि आइस वाटर हो, वाटर स्टीम हो। अब ये देखा जाए कि अगर ये तीनों को एग्जामिनर मिला के दे दे, क्योंकि ये बात भी सही है कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एग्जामिनर इन जनरल तीनों को ही मिला के देगा आपको। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वहीं से स्टार्ट करना, आइस से। आइस अगर मेल्ट करेगी, क्योंकि इसमें जो ठंडा सिरा है वो आइस है, आइस अगर मेल्ट करेगी तो वो 800 कैलोरी की एनर्जी डिमांड करेगी, पहला स्टेप। स्टीम अगर कंडेंस हो जाए तो वो फिर वही एक अच्छा बेटा हम लोग इसको ये कितना हो जाएगा, 27,000, सही है ना, 00, यस। स्टीम तो इतनी एनर्जी देने में सक्षम है, और फिलहाल तो आइस ने खाली 800 कैलोरी मांगा है। लेकिन अभी एनर्जी का डिफरेंस है, क्योंकि ये है जीरो, ये कह लो टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्योंकि ये है 0 डिग्री पर और ये है 100 डिग्री पर, तो अभी तो डिसबैलेंस है। आइस अगर जो वाटर बनी है ये अगर 100 डिग्री तक आ जाए, 100 डिग्री तक ही क्यों, क्योंकि तब उसमें और स्टीम के बीच में जो हीट ट्रांसफर है वो बंद हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1000 कैलोरी। अब आइस मेल्ट भी कर गई और वो स्टीम तक आ भी गई 100 डिग्री तक, यानी 1000 कैलोरी, जबकि 1800 कैलोरी ही सिर्फ लगा है, और वो तो 27,000 कैलोरी देने में सक्षम है। इसका मतलब अभी भी एनर्जी बची हुई है। तो अब देखा जाए वाटर क्या होगा भाई, वाटर
40 से 100 तक जाएगा तो यानी 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, तो वो कितने की एनर्जी डिमांड करेगा? वो 1200 कैलोरी की एनर्जी डिमांड करेगा। आप जरा इस सबको जोड़ डालते हैं तो बेटा ये कितना मिल गया अपने को? ये हो गया 3000 कैलोरी। ठीक, अब इधर आओ, तो स्टीम के पास तो 27,000 कैलोरी की एनर्जी थी और उसमें से डिमांड सिर्फ 3000 कैलोरी की हो रही है। तो इसका मतलब पूरे स्टीम को क्या कंडेंस होने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो कितने स्टीम को कंडेंस होने की जरूरत पड़ेगी ये निकाल लो। प्लस 3000 को देने के लिए 540 के हिसाब से कितने का मास होगा वो निकाल लो। कितने की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या कितना मास आएगा, इसको हम लोग एम ही छोड़ देते हैं। टेम्परेचर सिस्टम का कितना होगा? 100 केल्विन होगा, या सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सिस्टम में आइस बची ही नहीं है। स्टीम बेटा 50 माइनस एम क्या बचा है? वाटर बेटा ये कितना बचा है? 20 ग्राम वाटर था, 10 ग्राम आइस, दैट इज 30, और ये जो एम आया है ये स्टीम वाटर में कंडेंस हुआ है, तो वो आ गया। तो इस तरह से आप इसका जो टोटल है बेटा वो निकाल लोगे। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको बेटा बस यही देखना होता है कि जो ठंडा सिरा है वो कौन सा है, जो गर्म सिरा है वो कौन है, यानी एनर्जी लेने वाला डोमिनेटिंग है या एनर्जी देने वाला, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी इक्वेशंस को मैनेज करना होता है। एनी क्वेश्चन? चल बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अदरवाइज बेटा हम लोग क्लास को इस पे एंड करेंगे। फिर कल की क्लास में एंटर करेंगे हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन वगैरह पे, रेडिएशन पे। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? फाइन फाइन, चलो बेटा फिर विल एंड ऑफ द क्लास नाउ।